जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सीटेट की परीक्षा हो गई है। आप सबों ने एग्ज़ाम दे दिया होगा और अभी आप सभी लोग एग्ज़ाम दे कर के अपने आंसर की को मिला रहे होंगे कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। साथियों, जिन दोस्तों का पेपर 1 हिंदी था, उनके लिए मैं इस पेपर का डिस्कशन लेकर के आया हूँ। आप सभी से मिला सकते हैं कि आपका कौन सा सही हुआ, कौन सा गलत हुआ। दोस्तों, सबसे पहले हिंदी का ये जो गद्यांश है, इसको देखिएगा क्या कह रहा है। इस गद्यांश में इसको सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे हम लोग और फिर देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। जिस स्टूडेंट का हमने लिया है वो गलत बनाया है या सही बनाया है, उसको देखते हैं साथियों। देखिए साथियों, क्या कह रहा है गद्यांश में कि इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं। मतलब लोगों के अंदर में इच्छा जागृत हो जाती है और वो उन्नति के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देते हैं। अपनी यात्रा के आरंभ में वे अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। वो क्या करते हैं दोस्तों कि अगर कोई उनकी प्रगति में बाधा आ रही है तो उस प्रगति में बाधा में जो व्यक्तिगत बाधाएं हैं उसका भी वो पता लगा लेते हैं, या फिर सामाजिक बाधाएं हैं उसका भी पता लगा लेते हैं। उन आदि मानवों ने सुख प्राप्त करने की अपनी इच्छा से प्रेरित होकर भी इन खामियों के खिलाफ संघर्ष किया। बताते हैं कि जो आदिम मानव थे उन्होंने भी अपनी सहज इच्छा से, उनकी भी जो इच्छा हुई होगी, रही होगी, तो ये जो खामियां हैं, ये जो व्यक्तिगत खामियां हैं, ये जो सामाजिक खामियां हैं, इसके खिलाफ उन्होंने भी संघर्ष किया। हालांकि प्रगति प्राप्त करने के लिए कोई व्यवस्थित तरीका उपलब्ध ना होने के कारण वे बहुत कमज़ोर थे। क्या थे कि उस समय में कोई व्यवस्थित तरीका नहीं था कि मतलब प्रगति कैसे पाएंगे, तो इसके लिए कोई सिस्टमेटिक प्लान नहीं होता था और इस वजह से वो बहुत कमज़ोर थे। फिर क्या कहता है नीचे कि मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है। मानव का जो अस्तित्व है अभी वर्तमान में वो त्रिपक्षीय है। कौन कौन है? भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक। अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरणों में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक क्षेत्रों में प्रगति की। ये क्या कहना चाहते हैं कि प्रारंभिक चरण जब था मानव का, जो काफ़ी जो अतीत की बातें हैं, उस अतीत में मानव ने अकेले ही, स्वयं ही भौतिक और मानसिक दोनों क्षेत्रों में प्रगति करी। मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं। मतलब मानव का जो संरचना है, जैसे बहुत पहले हम लोग बोलते हैं कि होमोसेपियंस आए थे, होमोसेपियंस से फिर मानव का अस्तित्व आया रचना में, मतलब होमोसेपियंस से रचना में परिवर्तन हुआ। तो वही बोल रहा है कि अभी भी मानव की संरचना में रूपात्मक परिवर्तन हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। मनुष्य भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरिचित होंगे। कहता है कि अभी भी लोग ऐसा सोचते हैं कि ऐसा जैसा लोग सोचे भी नहीं होंगे वैसा परिवर्तन, उल्लेखनीय परिवर्तन, मतलब इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा कि लोग सोचेंगे भी नहीं कि हाँ ऐसा परिवर्तन हो सकता है। अभी के लोग ऐसा सोचेंगे भी नहीं। हम यह नहीं कह सकते कि उन आरंभिक मनुष्यों ने वास्तव में कोई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रगति की थी। कहता है कि हम नहीं कहते कि आरंभिक मनुष्यों ने वास्तविक में कोई आध्यात्मिक, मतलब उनकी कोई आध्यात्मिक प्रगति भी हुई होगी, ऐसा वो बोलता है कि ऐसा हम नहीं कहते। हालांकि उन्होंने जो भी उन्नति की वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं था। कहता है कि उन्होंने जो भी उन्नति की वह किसी भी तरह से महत्वहीन नहीं था। अब पहला कह रहा है कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि, देखिए ये जो गद्यांश ऊपर पड़े उसमें क्या कहा जा सकता है कि परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। अरे नहीं, परिवर्तन होते हैं लेकिन इतने भी तीव्र गति से नहीं होते हैं, ऐसा कुछ जिक्र नहीं है, तो एक होगा नहीं। परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते, नहीं ये भी गलत है, क्योंकि परिवर्तन तो महत्वपूर्ण होते हैं, तभी तो मानव आज होमोसेपियंस से मानव के रूप में आ गया, तो परिवर्तन तो बिल्कुल महत्वपूर्ण होते हैं।
3 नंबर करते हैं कि परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। बिल्कुल 3 नंबर ऑप्शन होगा दोस्तों कि परिवर्तन ही मानव जीवन का सत्य है। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। इसमें कौन सा विशेषण विशेष्य नहीं है? जैसे आध्यात्मिक दुनिया, अब देखिए आध्यात्मिकता जैसे ही आ गया ये विशेषण है। जैसे रूपात्मक परिवर्तन ये भी विशेषण है। अंधेरे युग ये भी विशेषण है। लेकिन मानव अस्तित्व ये यहाँ पर मैं क्या हो गया कि ये विशेषण नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर मैं ऑप्शन नंबर 4 को सही करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है कि अध्यात्म शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। अच्छा, अध्यात्म में इक अगर प्रत्यय लगा देते हैं, मतलब प्रत्यय का मतलब हो गया प्रीफिक्स, मतलब बाद में लगने वाला। तो बाद में जो लगता है तो आध्यात्म में इक लगाएंगे तो आध्यात्मिक हो जाएगा। तो 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। फिर चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ, क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ, 94 की तरफ। कि 94 क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए 94 क्वेश्चन में कह रहा है कि उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य संघर्षरत रहे और विद्रोह करे। नहीं, ऐसा नहीं, विद्रोह करना तो कोई आवश्यक नहीं है। अपनी खूबियों को जान ले, ऐसा भी नहीं है। अपनी कमियों को जान ले, नहीं, अपने लक्ष्य की ओर लगातार चलता रहे, यही तो सही होगा दोस्तों। क्योंकि संघर्षरत रहे और विद्रोह करे, इससे किसी भी संघर्षरत और विद्रोह करने से समाधान होता नहीं है। हमें अपने लक्ष्य की तरफ बस चलते रहना है और लक्ष्य के रास्ते में आने वाले जो भी कठिनाइयां हैं उसको दूर करना है और लक्ष्य प्राप्त करना है। तो इसीलिए 94 का 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 95 देखिएगा क्या कहता है कि प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था। कहता है कि ये जो प्रगति है इसको प्राप्त करने का सिस्टमेटाइज्ड जो सिस्टम था, मतलब व्यवस्थित तरीका, वो किसके पास नहीं था। तो बिल्कुल आदि मानव जब थे, मतलब प्रारंभिक मानवों का ही जो प्रारंभिक काल था वही तो आदि मानवों का कहलाता था। तो कह रहा है कि आदि मानव का जो प्रारंभिक काल था उस समय उनको व्यवस्थित तरीका नहीं था। तो इसलिए हम लोग क्या दे देंगे? 1 नंबर ऑप्शन दे देंगे आदि मानवों के पास। अब यहाँ पर सभी अव्यवस्थित आदि मानवों कर दिया, ऐसा नहीं है। जितने भी आदि मानव थे उन्हीं के लिए। यहाँ पे अव्यवस्थित 4 नंबर नहीं होगा दोस्तों। ना तो सभी मनुष्यों के पास, मनुष्य के पास तो अभी बिल्कुल प्रगति करने का सिस्टमेटिक तरीका है, तो होगा ही। सभी अज्ञानी नहीं, ऑप्शन नंबर 1 होगा। 95 का 1 होगा दोस्तों। 96 की तरफ बढ़ते हैं कि मानव के कौन से 3 पक्ष है। तो पहला कहता है भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। तो आपने पढ़ा था कि मानवीय वस्तु तो त्रिपक्षीय हैं, कौन कौन? भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। तो 96 का 1 नंबर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं 97 क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है। देखो दोस्तों, इसका यहाँ पर मैं उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य वहाँ पर था कि आपको याद होगा कि जैसे वहाँ पर उल्लेखनीय परिवर्तन की बात आई थी तो उसमें क्या जिक्र किया गया था? जिक्र किया गया था कि मानव संरचना में रूपात्मक परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होंगे। मानव भविष्य में ऐसे उल्लेखनीय परिवर्तनों से गुजरेगा। उल्लेखनीय परिवर्तन का मतलब होगा कि ऐसे, मतलब जो आज के लिए लगभग अपरिचित होंगे, तो ऐसे बड़े परिवर्तनों से गुजरेगा। तो ये जो स्टूडेंट 97 का 3 मारा है इसका गलत है दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा बड़े बड़े परिवर्तनों से गुजरेगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग 97 के 2 नंबर क्वेश्चन को क्लिक करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स देखिएगा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है। तो प्रत्यय और उपसर्ग, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मानव में ई लगाते हैं तो, अच्छा अगर हम मानव में ई लगाते हैं तो मानवीय हो सकता है, और अगर उपसर्ग लगा देते हैं तो अमानव हो सकता है। अमानव का मतलब क्या रे, वो मानव नहीं है, मतलब मानव है ही नहीं, मतलब उसका स्वभाव मानवों जैसा नहीं है। तो यहाँ पर मैं जैसे ई लगा देंगे, फर्स्ट में मानवीय लग जाएगा, लेकिन सुमानव, ये सुमानव मतलब सुंदर मानव, ये भी हो सकता है। और 2 नंबर में लेकिन सुमानव का प्रयोग बहुत कम किया जाता है दोस्तों। लेकिन अगर मानवीय और अमानव बोला जाए तो ज़्यादा बेहतरीन लगता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, आदि मानव ने डैश क्षेत्र में प्रगति की परंतु डैश क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। अच्छा,
देखिए, आदि मानव मानसिक और भौतिक दोनों क्षेत्र में प्रगति की थी। तो जहाँ पर भी मानसिक और भौतिक दिख रहा है उसको हटा देंगे। जैसे 1 नंबर ऑप्शन है, तो मानसिक क्षेत्र में भी किया था और भौतिक क्षेत्र में भी प्रगति किया था, तो 1 भी नहीं होगा और 3 भी नहीं होगा। 2 नंबर, देखिए 2 नंबर में आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति की और भौतिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भौतिक और मानसिक क्षेत्र में ही तो परिवर्तन किया था। तो इसीलिए मतलब ऐसा हम बोल दें कि आध्यात्मिक की और भौतिक में नहीं कर सका तो गलत हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसा कह दें कि आदि मानव ने भौतिक क्षेत्र में प्रगति की परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका, अगर ऐसा बोल देते हैं तो सही हो जाएगा। तो 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है वो अनसीन पैसेज दिया गया है। दोस्तों, क्या कहता है, इसको पढ़ते हैं एक बार कि कट गया है शीश पर यह शीश है झुका नहीं। मतलब कह रहा है कि गर्दन कट गया लेकिन गर्दन झुकेगा नहीं। इसका मतलब क्या, वो बिल्कुल ही किस चीज़ की बात कर रहा है, ओज की बात कर रहा है। ओज की बात कर रहा है कि शीश कट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। फिर कह रहा है राह उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं, कि वही व्यक्ति का नाम हो जाता है जो रास्ते में रुका नहीं, अपने लक्ष्य की तरफ अडिग रहा। एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, कहता है कितना भी अंधकार हो लेकिन एक दिन निश्चित रूप से प्रकाश होता है, क्योंकि अगर हम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते चलेंगे, सही रास्ता अगर होगा तो लक्ष्य तक पहुंचेंगे। सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। ऐसा कह रहा है कि सत्य की विजय होती है और असत्य का हार होता है, भले ही समय लग जाए। सच्चाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। कहता है कि सच्चाई हमारे हम साथ हमेशा रहना चाहिए, चाहे कैसा भी समय हो, कैसा भी समय रहो, सच्चाई साथ में रहे, कैसा भी अपना अंत हो। कह रहा है तो सच्चाई साथ में रहे, कैसा भी अपना अंत हो, कैसा भी अंत हो लेकिन सच्चाई के साथ ही हम रहे। सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। कह रहा है कि सत्य हमेशा विजय प्राप्त करे और असत्य की हार। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 100 में देखिएगा, समूह से भिन्न शब्द युग्म है। जैसे कह रहा है प्रकाश है तो अंधकार है, मतलब प्रकाश का विपरीतार्थक अंधकार हो गया। जैसे प्रकाश मतलब प्रकाश में और अंधकार उसका उल्टा हो गया। हार और विहार ये दोनों एक ही शब्द हैं दोस्तों, हार विहार दोनों एक ही शब्द हैं। जैसे सत्य का उल्टा असत्य हो जाएगा, जय का उल्टा पराजय हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हार और विहार जो दोस्तों है ये दोनों एक ही शब्द है। हार विहार दोनों एक ही शब्द है, तो इसलिए दोनों का एक ही मतलब होगा, इसीलिए यहाँ पे भिन्न 2 नंबर हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या कहता है कि अंधकार डैश का प्रतीक नहीं है, कि अंधकार जो है वो डैश का प्रतीक नहीं है। दोस्तों, हमें अपने मन से आंसर नहीं देना है, इस पैसेज के हिसाब से आंसर देना है। कि कहता है कि कविता में क्या कह रहा था कि एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, मतलब कितना भी अंधकार रहेगा लेकिन एक दिन प्रकाश जरूर होता है। मतलब कितना भी दिक्कत हो लेकिन एक दिन आप जो है वो मतलब चुनौतियों का सामना कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है अंधकार का प्रतीक नहीं है। अच्छा, अंधकार का प्रतीक समाधान नहीं है, अंधकार का प्रतीक समाधान है, मतलब कह रहा है अंधकार का प्रतीक बुराई नहीं है। अंधकार का प्रतीक तो बिल्कुल बुराई है, निराशा है। हाँ, तो 2 ऑप्शन बच रहा है, 1 नंबर समाधान और चुनौती, कि अंधकार का प्रतीक समाधान नहीं है या फिर चुनौती नहीं, तो ज़्यादा बेहतर समाधान ही लग रहा है। तो 101 का ऑप्शन नंबर 1 होगा, समाधान होगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है दोस्तों, कि कविता में डैश पर सर्वाधिक बल दिया गया है। अच्छा, कविता में सबसे ज़्यादा किस पर बल दिया गया था? बार बार सत्य की बात की जा रही थी कि सत्य की विजय सदा असत्य का हार हो, हमेशा ऐसा किया जा रहा है, तो इसका मतलब सत्य की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 में सत्य का जिक्र किया गया है दोस्तों, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 4 पर टिक करेंगे। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है कविता के अनुसार राही की विशेषता है, कि राही की विशेषता क्या है, कि राही अपने मार्ग पर चलता रहे। क्या कह रहा है कि इसमें बता रहा है कि राह उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं, मतलब हर परिस्थिति में वो क्या रहा, कार्यरत रहा, चलते रहा, हर परिस्थिति में चलते रहा। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन कह रहा है हर परिस्थिति में कार्यरत रहना, मतलब अपने कार्यों को करते रहना, तो ये हो सकता है। अगला देखते हैं, हर तरह से काम निकालना, ये गलत है। हर तरह के मार्ग पर चलते रहना, तरह के मार्ग नहीं है, मतलब हर परिस्थिति
कहना चाह रहा है। तरह के मार्ग का मतलब नहीं हर परिस्थिति, तो ये भी नहीं होगा हर परिस्थिति में विजयी रहना, ऐसा भी नहीं है। हाँ ठीक है, कभी परिस्थिति हमारे उलट हो सकती है, हमारी विजय भी हो सकती है, पराजय भी हो सकती है, लेकिन सत्य की बात करेंगे, हम सत्य पर अडिग रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। फिर क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा 104 में कह रहा है कि इस कविता का मुख्य स्वर है ओज। बिल्कुल ओज है दोस्तों, देशभक्ति की तो बात कहीं की नहीं जा रही है। तमस, अब तमस और रजस ये सब की बात भी नहीं हो रही है, तामसिक प्रवृत्ति की बात नहीं हो रही यहाँ पे सत्य की बात हो रही है, ओज की बात हो रही है। बिल्कुल मतलब क्या अपने प्रतिष्ठा की बात हो रही है, अपने स्वभाव की बात हो रही है, तो यहाँ पर ओज हो जाएगा। 104 का थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। और लास्ट देखिएगा कि कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में डैश दुखी नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, ये भी सही कह रहा है, सिर नहीं कटना चाहिए। नहीं ये नहीं दोस्तों, सिर कट भी 1 नंबर रख सकते हैं, लेकिन 2 नंबर काट देंगे। सिर कट भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा अपना स्वाभिमान बरकरार रहना चाहिए, सत्य रहना चाहिए। 3 नंबर तो ये नहीं होगा, 3 अंधकार नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। राह में कभी अंधकार भी है, कभी प्रकाश भी है, तो ये भी नहीं होगा। 4 नंबर स्वाभिमान बना रहना चाहिए। तो दोस्तों 1 और 4 2 ऑप्शन ठीक लग रहा था, तो दुखी नहीं होना चाहिए से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन स्वाभिमान बना रहना चाहिए, क्योंकि सबसे शुरू में ही कहा गया है कट गया है शीश पर, यह शीश है झुका नहीं, अर्थात स्वाभिमान की बात की जा रही है कि कट जाए लेकिन शीश झुकेगा नहीं। तो ये पैसेज था दोस्तों। चलिए चलते हैं पेडागोजी की तरफ। फ्रेंड्स पेडागोजी में सबसे पहला ऑप्शन देखिएगा, इस टिक पे नहीं जाइएगा क्योंकि ये टिक स्टूडेंट का लगाया हुआ है, तो सही है या गलत इसको हम लोग इसका विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि क्या सही है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रहा है? क्या उच्च स्तरीय भाषा कौशल? दोस्तों प्रारंभिक जैसे ही यहाँ पर दे दिया कि मिडिल स्तर पर, मतलब मिडिल स्तर का अर्थात हो गया कि क्लास 1 to 8 की ही बात की जा रही है, मिडिल स्तर की बात की जा रही है। तो मिडिल स्तर में कभी भी उच्च स्तरीय भाषा कौशल या उच्च स्तरीय किसी भी प्रकार की बात नहीं की जाएगी दोस्तों, ये निगेटिव माना जाएगा मिडिल स्तरीय बात पर में उच्च स्तरीय बात करना। तो इसलिए 1 नंबर बिल्कुल नहीं होगा। समलोचात्मक साक्षरता कौशल, हाँ ये इसको रख सकते हैं दोस्तों। सेकेंड ऑप्शन चलते हैं, समलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र। तो शिक्षण शास्त्र जो मिडिल स्तर पर शिक्षण शास्त्र की बात ही नहीं होगी। समलोचनात्मक भाषा विकास, हाँ ये हो सकता है कि समलोचनात्मक भाषा विकास के बारे में व्यक्त की जा सकती है, भाषा विकास है। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों कि अगर वो पढ़ने के लिए देती है तो साक्षरता कौशल, साक्षरता में केवल नाम लिखना आता है, तो इसलिए यहाँ पर मैं 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समलोचनात्मक भाषा विकास हो जाएगा दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, अंतर्भाषिक पहचान क्या है? देखिएगा दोस्तों कि ये जो अंतर्भाषिक पहचान है, ये अंतर्भाषिक पहचान क्या है? शिक्षार्थी की यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं पर आधारित योग्यताओं का आधार यह सम आश्वासन है। क्या कह रहा है कि अंतर्भाषिक पहचान क्या है? तो देखिएगा पहला ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षार्थी की यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार या सम आश्वासन है, इसको रखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षार्थी के निर्णय कुछ सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। फिर कह रहा है कि शिक्षार्थी के निर्णय सहजात भाषा में कुछ और लक्ष्य भाषा में कुछ और समान होते हैं। और फोर्थ कह रहा है कि शिक्षार्थी का यह निर्णय सहजात भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध पैदा करता है। तो दोस्तों जो सबसे पहला ऑप्शन है 107 का जो सबसे पहला ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 108 की तरफ। 108 क्या कह रहा है कि एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती हैं और शिक्षार्थी से कहते हैं कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाए, कक्षा में सामान्य भाषा में यह कहानी सुनाए। यह शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है?
ये भाषा अर्जन, ठीक है, भाषा अर्जन तो हो ही रहा है। परभाष व्यवहार व्यवहार ऐसा नहीं है, बहुभाषिक बहुभाषा है, लेकिन यहाँ पर बहुभाषा शिक्षण हो जाएगा। 108 का 4 नंबर हो जाएगा ऑप्शन। तो हम लोग 108 का 4 सही मानेंगे और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109 दोस्तों क्या कह रहा है, देखिएगा कि एक छात्र की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही है, जिसमें सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है, दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है, तीसरा जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ता है, पहला जोड़ीदार उस वाक्य को लिखता है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं। बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए कहानी की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहते हैं? तो पारस्परिक श्रुतलेख, पारस्परिक लेखन, पारस्परिक श्रवण या वाक्य श्रुतलेख। दोस्तों यहाँ पर मैं ये 109 का वाक्य श्रुतलेख होना चाहिए था, वाक्य श्रुतलेख, क्योंकि मुँह से बोलते हैं पारस्परिक श्रुतलेख, ठीक है, पारस्परिक लेख, यहाँ पे पारस्परिक है, लेकिन यहाँ पर में क्या है, सेल्फ विकास तो करना है, यहाँ वाक्य श्रुतलेख हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट का 109 का 3 जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं कि एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे? किसी शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे? अध्ययन कौशल, समालोचनात्मक चिंतन, सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन। अगर कोई शिक्षार्थी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र पढ़ता है तो इसको, अगर विशिष्ट जानकारी चाहिए उसको, तो वो बारीकी से पठन करता है, तो इसीलिए 110 का 4 हो जाएगा, वो बारीकी से पढ़ेगा, मतलब सरसरी तौर पर नहीं पढ़ेगा वो। चलते हैं 110 का 4 होना चाहिए दोस्तों। 111 व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? तो व्याकरण के शिक्षण में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या होगा दोस्तों? देखिएगा कि व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? भाषा और उसकी संस्कृति को जानना। नहीं, जैसे ही भाषा की बात हो गई तो व्याकरण ज्ञान की बात नहीं होगी। यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए, नहीं, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान है, व्याकरणिक तत्वों के नियमों को जानना, बिल्कुल है। 111 का 4 हो जाएगा दोस्तों। 112 देखते हैं, 112 क्या कह रहा है कि कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है, वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही होगा दोस्तों? देखिएगा, पहला कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा अर्जन और पंजाबी तथा तमिल भाषा अधिगम के अंतर्गत है। अंग्रेजी भाषा अर्जन और पंजाबी भाषा तमिल भाषा अधिगम के अंतर्गत नहीं, ऐसा नहीं होगा। दूसरा, पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी, ऐसा हो सकता है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन ही सही माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स देखिएगा क्या कह रहा है कि कोझिकोड के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। ये विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? क्या कहा कि कोझिकोड के विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। ये विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? तो 2 भिन्न भाषाएं? बिल्कुल नहीं। मलयालम के 2 प्रकार? नहीं। मलयालम की क्षेत्रीय भाषाएं बोला जा सकता है दोस्तों, सामाजिक बोली भी बोला जा सकता है, लेकिन क्षेत्रीय भाषाएं बोलना सही रहेगा, क्षेत्रीय बोली। तो इसलिए 113 का 3 नंबर सही माना जाएगा। 114 देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है कि त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों आप जानते होंगे कि त्रिभाषा सूत्र में मातृभाषा सबसे पहले, तो दोस्तों त्रिभाषा सूत्र में मातृभाषा का मतलब नेशनल लैंग्वेज, मतलब हिंदी की बात नहीं आ रही है। मातृभाषा का मतलब माँ के द्वारा सीखी गई भाषा, उसके बाद घर की भाषा, फिर क्षेत्रीय भाषा आता है दोस्तों। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है कि नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षणार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया है। पता लगाएं कि शब्द संपदा के
अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा? निम्नलिखित शब्दों से संबंधित वाक्य और वाक्यों का पता लगाइए। परिवार, संबंध, भावनाएं। तो दोस्तों शब्द जाल नहीं, ऐसा नहीं होगा। थीम आधारित शब्दावली ये हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं शब्द समूह। तो शब्द समूह भी और समूह शब्दावली। दोस्तों ये समूह शब्दावली 4 नंबर ऑप्शन के तहत आता है, तो ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 116 की तरफ। दोस्तों क्या कहता है कि शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिसमें समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे? तो पहला है मॉडल पठन, नहीं होगा दोस्तों। व्याकरण अनुवाद विधि, ये भी नहीं होगा। पारस्परिक शिक्षण, ये हो सकता है दोस्तों। चलते हैं अगला, संरचनात्मक उपागम, नहीं दोस्तों। तो 116 का 3 नंबर पारस्परिक शिक्षण ही हो जाएगा कि एक दूसरे से पारस्परिक शिक्षण करते हैं, तो 116 का 3rd नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 चलते हैं। वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतः क्रिया के लिए करते हैं? तो अंतर्वैयक्तिक भाषा निपुणता नहीं, भाषा निपुणता होगा ही नहीं। या तो बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल या संप्रेषणात्मक भाषा कौशल। ये तो संप्रेषणात्मक भाषा कौशल हो सकता है दोस्तों। 117 का 4 नंबर ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट 118 की तरफ। 118 क्या कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण जिसे नहीं आता है और उसको उपचार किया जाता है, जैसे उसका असेसमेंट किया गया और उसको मार्क्स कम आ गया, तो फिर से उसके लिए हम लोग उपचार करते हैं उसका, कि उपचारात्मक शिक्षण देते हैं कि जिस चीज़ में उसकी जानकारी कम है उसको पूरा करते हैं, तो ये उपचारात्मक शिक्षण होता है। तो ये देखते हैं कि 2 नंबर ऑप्शन जिसमें टिक किया गया क्या कहता है कि उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के आयाम पर ध्यान देने की आवश्यकता है, बिल्कुल उन्हें उपचारात्मक शिक्षण की जरूरत है। तो 2 नंबर ऑप्शन देंगे दोस्तों को। 119 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? कह रहा है कि संकेत भाषा में व्याकरण होती है। संकेत भाषा के बहुत से प्रकार हैं। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती। तो सही नहीं है ये कि संकेत भाषा में व्याकरण होती है, ये सही नहीं है, क्योंकि सांकेतिक भाषा में तो व्याकरण होती ही नहीं है दोस्तों, और ये कह रहा होती है, तो इसलिए नहीं होगा। 119 का 1 नंबर सही होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? तो विस्तृत पठन का उद्देश्य तो दोस्तों पहला जो कह रहा है आनंद के लिए पठन, तो आनंद जब पढ़ने में आ जाएगा तब तो ये विस्तृत पठन हो जाएगा, तो इसीलिए 1 नंबर ही आनंद के लिए पठन जो यही नहीं होगा, तो 120 का 1 नंबर इसे सही मानेंगे दोस्तों। अगर आपको मेरा ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट STET के लिए अभी करवाया जाएगा डिस्कशन, STET के लिए मैथमेटिक्स करवाया जाएगा, BPSC वगैरह सभी का प्रिपरेशन करवाया जाएगा, तो कंटिन्यूअस देखते रहिएगा दोस्तों। हम जल्दी ही इन्फॉर्मेशन को न्यू इन्फॉर्मेशन आप लोग के सामने देंगे। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।